हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं कसरत काजला और आज आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक में से सभी एग्जाम्स में बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमसे पूछता है। और आज का अपना वो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। आज का जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, हमें जानेंगे सबसे पहले कि श्वसन क्या होता है, फिर हम चर्चा करेंगे तंत्र के बारे में कि तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम दो चीज देखेंगे। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीजें जाननी होंगी कि सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है, और दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, और दूसरी हम जानेंगे इसकी प्रोसेस। इसको कहा जाएगा प्रक्रिया। इस श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्वसन शब्द की, तो श्वसन का मतलब है कि जितने भी सजीव हैं उन्हें सजीव कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अब वो ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होगी और उस ऑक्सीजन से हमारी सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों आवश्यक होती है। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि सजीवों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए या विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए ग्लूकोज का विखंडन, इन सभी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और ग्लूकोज के विखंडन के दौरान निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है श्वसन। ठीक है, और श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसे? सिंपल सी बात है, श्वसन के बारे में हम कह सकते हैं कि O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना एवं CO2 को शरीर से मुक्त करना, या तो हम ये कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज, जिसका सूत्र भी कई बार हमसे पूछ देता है, तो हम कह सकते हैं C6H12O6। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज के विखंडन, ग्लूकोज के विखंडन के लिए O2 को ग्रहण करना। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज के विखंडन के लिए O2 को ग्रहण करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी श्वसन। ठीक है, अब जो हमने क्या किया है, ग्लूकोज ग्रहण किया गया है। तो ग्लूकोज एक क्या है, बिग मॉलिक्यूल है, बड़ा अणु है। ठीक है, तो इस बड़े अणु का क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन, और इस विखंडन के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो श्वसन जो है, श्वसन एक प्रकार की, श्वसन एक प्रकार की अपचयी, श्वसन एक प्रकार की अपचयी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की अपचयी अभिक्रिया है। अपचयी अभिक्रिया का मतलब है कि बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज का विखंडन होगा तो ये अपने सरल अणुओं में टूटेगा, और सरल अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होगी उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रम होगा वह क्या कहलाएगा, श्वसन।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक चीज सबसे शानदार तरीके से पढ़ी हुई है कि पोषण जो होता है, यानी कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइजेशन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी पोषक तत्व हम ग्रहण करेंगे उनका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उनके जो पाचन रस बनेंगे, उन पाचन रसों का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होने के बाद वो हमारे ब्लड के साथ पहुंच जाते हैं हमारे शरीर के डिफरेंट सेल्स तक, यानी कि कोशिकाओं तक। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, उपस्थिति में उस ग्लूकोज का या पाचन रसों का विखंडन होगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति। अब हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि सर ये बात तो हमने बिल्कुल समझ में आ गई कि एनवायरनमेंट से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, लेकिन ये CO2 हमारी बॉडी में आई कहां से? ठीक है, तो अब हम इसके बारे में एक चर्चा करते हैं। सिंपल से फॉर्मेट से हम जानेंगे इसके बारे में कि ये पूरी प्रोसेस होती कैसे। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस के बारे में हमने जानेंगे। देखो, बात कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल दे रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है इनहेलेशन। उसको बोला जाता है इनहेलेशन, यानी कि इसको कहा जाता है सांस लेना। अब इसको प्रैक्टिकली जोड़ो, रटना नहीं है हमें, हम इसको प्रैक्टिकली जोड़ते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। कैसे? सबसे पहली प्रोसेस किया हमने इनहेलेशन, यानी कि श्वास लेना। अब देखो, श्वास हम कहां से ले रहे हैं? एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से। अब श्वास लेंगे तो इस श्वास लेने के दौरान हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, सिंपल सी प्रोसेस। श्वास लेने के दौरान हमने यहाँ पे गैस ग्रहण की O2। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि सर एनवायरनमेंट में तो बहुत सी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं? नहीं, जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें हम सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं के लिए हमें मुख्यतः जो गैस की आवश्यकता होती है वो होती है ऑक्सीजन की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी आगे की प्रक्रिया के बारे में कि विभिन्न गैसें हम कैसे लेते हैं तो हम उसको पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी जो होती है प्रक्रिया क्रियाविधि में, उसमें आपको मैं चल के बताऊंगा कि ये प्रक्रिया कौन कौन सी गैसों का क्या यूज होता है, कितना यूज होता है। श्वास ली हमने ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन जब हम श्वास लेंगे तो यह श्वास हमारी जाएगी लंग्स में। लंग्स का मतलब है यहाँ पे फेफड़े, ठीक है। इनको आप फेफड़े भी कह सकते हो, फुफ्फुस भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, श्वास ली, ऑक्सीजन पहुंच गई हमारे लंग्स में। अब लंग्स से जो हमारा है मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मुख्य श्वसन अंग है। श्वसन तंत्र की जो मूलभूत और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कूपिकाएं, जिनको कहा जाता है एल्वियोलाई। उन एल्वियोलाई में क्या होगा कि जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो एल्वियोलाई का आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ेगा तो गैसों का विनिमय होगा। विनिमय का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस हमने ग्रहण की है वो लंग्स से कूपिकाओं के माध्यम से जुड़ जाएगी हमारे ब्लड के साथ। यहां से हमारी जुड़ जाएगी ब्लड के साथ। सर ब्लड के साथ कैसे? श्वसन तंत्र की जो मुख्य क्रियात्मक इकाई है वो है हमारी कूपिकाएं, और उन कूपिकाओं में पाया जाता है देह वाहिकाओं का जाल। अब जैसे कूपिकाओं से ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी? ब्लड के साथ। इस ब्लड को आप कह सकते हो रक्त, कह सकते हो रुधिर। अब क्या करें? ये ब्लड बड़े काम की चीज है हमारे शरीर में, ठीक है। ब्लड क्या है? हमारी बॉडी में डिलीवरी बॉय का कार्य करता है। बॉडी में डिलीवरी बॉय का कार्य कैसे? कि जितने भी पाचक रस होते हैं, जितनी भी गैसें होती हैं, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी को हमारी पूरी बॉडी में ले जाने का जो कार्य करता है, परिवहन करने का कार्य करता है, वो करता है ब्लड। अब लंग्स से O2 किसने लेनी? यहाँ पे ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा? यहां से जाएगा विभिन्न ऑर्गन तक।
यहां से जाएगा विभिन्न ऑर्गन, यानी कि इसे हम कह सकते हैं अंग। ठीक है, देखो अब ऑक्सीजन पहुंची अंगों के पास, अंगों से यह ऑक्सीजन जो होगी वो आ जाएगी टिश्यू। इस टिश्यू को कहा जाता है ऊतक, और टिश्यू से यह ऑक्सीजन जो है वो आ गई हमारी सेल के पास, यानी कि इनको कहा जाता है कोशिका। इनको क्या कहा जाएगा? कोशिका। इस प्रकार से हमने सांस लिया, सबसे हमारे लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा, ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल। सर ये वाली प्रोसेस आप सभी को इतना याद होगा कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलकर एक विशेष समूह का निर्माण करती हैं, उस समूह को कहा जाता है ऊतक। ऊतक मिलकर एक समूह बनाते हैं, उस समूह को कहा जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम, यानी कि तंत्र, और तंत्र मिलकर निर्माण करते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, अब देखो सेल्स के पास कौन पहुंच गई? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। अब इन सेल में एक विशेष प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन। इसमें होगा कोशिकीय श्वसन। अगर मैं मानव की बात करूं तो यह होगा O2 की प्रेजेंस। इसकी प्रेजेंस होगा O2 की प्रेजेंस। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होगा क्या? अब देखो एक चीज, सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बताया कि ये जो ब्लड है ये डिलीवरी बॉय का कार्य करता है। एक बात मैंने पहले रिपीट की कि जितने भी पाचक रस हैं, जितनी भी गैसें हैं, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, इन सभी को जो परिवहन करेगा बॉडी में, पूरी बॉडी में लाएगा, उसको क्या करेगा? ले जाएगा। ठीक है, वो कार्य करेगा ब्लड। पाचन के दौरान मैंने बात बताई कि एक हमारा पोषक तत्व तेजस को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण हो जाता है ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज में रूपांतरण हो जाता है तो उस ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम कहते हैं दीर्घरोम। अब दीर्घरोम में इसका अवशोषण करेंगे तो दीर्घरोम में भी पाए जाते हैं रुधिर वाहिकाएं, जो इन पाचक रसों को क्या करेगी? उस ब्लड के साथ परिवहन कर देगी, ब्लड लेकर आ जाएगा। इसी प्रकार से कहां तक? हमारी सेल में। अब देखो सेल के पास दो चीज आ गई, ग्लूकोज और कौन आ गई? ऑक्सीजन। अब देखो मैं यहां पे ले रहा हूं C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? इसका विखंडन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा? विखंडन होगा। विखंडन होगा तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज है। अब देखो इसमें ग्लूकोज में हमें क्या दिख रहा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन चीजें। जब इनका विखंडन होगा तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्माण करेंगे 6 CO, 6 अणु बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6H2, 6 अणु बनाएंगे ये जल के, प्लस साथ में ये बनाएंगे ATP। साथ में क्या बनाएंगे? ATP। अब बात यहां पे आते हैं इसलिए ATP क्या है? तो इस ATP को कहा जाता है हमारी या कोशिका की पावर करेंसी। इसे कहा जाता है पावर करेंसी, या आप इसे कह सकते हैं ऊर्जा मुद्रा। इसे क्या कह सकते हैं? ऊर्जा मुद्रा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाए इस सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए तो एटीपी का पूरा नाम, आपसे पूछ लिया जाए एटीपी का पूरा नाम, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो दो कार्य करें,
ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बनी, उपापचय क्रिया में उपयोग होगा, एटीपी ऊर्जा पावर करेंसी। अब इस एटीपी का कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इस एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर इसके निर्माण की बात पूछ ले तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण हमारी कोशिका के किस भाग में होता है, तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन लेके आया, लेकिन यहाँ पे निर्माण किसका हो गया, CO2 का, और CO2 हमारे शरीर में अवशिष्ट गैस है। अब इस अवशिष्ट में क्या करेगा, स्टोर तो करेगी नहीं हमारी बॉडी, ये क्या करेगी, इसको बाहर निकालेगी। अब बाहर निकालेगी तो ये बोलेगी किसको कि भाई ब्लड मेरे पास तू लाया था इस चीज को ना, तो जो अवशिष्ट बचा इसको भी तू लेके जा, ठीक है। तो यहां से जो CO2 है वो CO2 सेल से किसमें जाएगी, टिश्यू में। CO2 सेल से किसमें आ गई, टिश्यू में। टिश्यू से यह CO2 किसमें आ जाएगी, ऑर्गन। जैसे जिस रास्ते से ऑक्सीजन गई थी उसी रास्ते से वापस कौन आ जाएगी, ब्लड के साथ CO2। ऑर्गन से यह है वाया ब्लड, ब्लड के द्वारा इसमें आ जाएगी हमारे लंग्स में, इसमें आ जाएगी हमारे लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स के पास कौन आ गई, यहाँ पे CO2। अब ब्लड क्या करेगा, लंग्स में लाकर ये एल्वियोलाई को देगा कि भाई एल्वियोलाई यानी कि कुप्पी का ये अपशिष्ट के तौर पर कोशिका ने वापस भेजा है। अब कुप्पी का क्या देखेंगे कि ये मेरे काम की चीज तो है नहीं, मैं क्या करूंगी, इसको बाहर निकालूंगी, ठीक है। तो हमारी जो कुप्पिकाएं हैं इस CO2 को क्या करेंगी, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे तो यह प्रक्रिया हमारे कौन से भाग से होगी, हमारे लंग्स से यानी कि फेफड़ों से, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सहेलेशन। इसको कहा जाता है एक्सहेलेशन यानी कि समास छोड़ना। इसे क्या कहा जाता है, समास छोड़ना। एक्सहेलेशन यानी कि समास छोड़ना। और समास छोड़ने में हमने इसका उपयोग किया CO2 का। समास छोड़ने में हमने इसका उपयोग किया CO2 का। दो चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। सबसे पहले कि हम ग्रहण कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद क्या हमारी कोशिका तक कैसे पहुंची, पूरी प्रोसेस बता रही है कि कहां तक पहुंचे हमारे कोशिका। कोशिका में सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज के विखंडन से निर्माण हुआ CO2, H2O, ATP। एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए को कहा गया पावर करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा। और इसका निर्माण होता है कौन से भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से जो CO2 का निर्माण हुआ उसको सेल क्या करेगी, वापस बाहर निकालेगी, फिर ब्लड के द्वारा टिश्यू, ऑर्गन, फिर ब्लड इसको लाकर कहां छोड़ देगा, लंग्स में। और लंग्स में छोड़ने के बाद लंग्स क्या करेंगे, इसको वापस से एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस को क्या कर देंगे, छोड़ेंगे। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये देता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का क्रम है, ऑक्सीजन के परिवहन का क्रम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का सबसे पहले हमने समास किया, क्रम देखना है हमें। क्रम कैसे कि हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये सबसे पहले कौन से भाग में जाती है, फिर कौन से भाग में जाती है, तो कौन से भाग में अंत तक पहुंचती है, ठीक है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो सबसे पहले इसमें आएगी लंग्स में, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि यह सबसे पहले आई लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आने के बाद यह किसके साथ जुड़ी, ब्लड के साथ, ठीक है। किसके साथ जुड़ी, ब्लड के साथ। और ब्लड से जुड़ने के बाद यह किसमें आएगी, ऑर्गन। इसमें आएगी यह है ऑर्गन यानी कि अंगों में, ठीक है। आप इसको यूं कह सकते हो फुफ्फुस, इसको बोल सकते हो आप फुफ्फुस। दूसरा आप बोल सकते हो इसको आप रक्त, ठीक है। फुफ्फुस के बाद आएगी रक्त में, और रक्त के बाद यह जुड़ जाएगी हमारे अंगों से। अंग आपको ऑप्शन में ना दे तो आपको दे सकते हैं वहां पे कोशिका भी, ठीक है। तो ये होगा हमारे ऑक्सीजन के परिवहन का क्रम। फुफ्फुस होगा रक्त में, रक्त से फिर इसमें आएगी ऑर्गन में। इस प्रकार हमारी श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में, कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेने के दौरान हम ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, छोड़ने के दौरान हम CO2 को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको ये चीज समझ में आएगी, बिल्कुल आसान है। दो क्वेश्चन कवर करो यहाँ पे।
सबसे पहले काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑक्सीजन के प्रीमेयर का क्रम। दूसरा क्वेश्चन एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा क्वेश्चन पावर प्लांट से ऊर्जा मुद्रा कौन है, तो एटीपी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एटीपी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण कौन से भाग में होता है, तो कौन से भाग में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का विखंडन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसमें होगा सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्या मैं चर्चा करूं, तो अब बात आती है प्रोसेस की। ठीक है, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस या ये जो श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, अगर मैं श्वसन की प्रक्रिया की बात करूं तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि दो चीजें हमारे ये चीज हमारे किस काम में आएगी। देखो श्वसन को हम कह सकते हैं जो प्रोसेस है, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, अभी हमने सिस्टम शुरू नहीं किया है, बेसिक समझ रहे हैं। प्रोसेस यानी इसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है। अगर मैं इसकी प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस का मतलब होता है कि यह प्रक्रिया श्वसन की, जो हम सांस लेते हैं, जैसे मैंने बात की आपसे इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, तो यह प्रोसेस होता है दो प्रकार का, एक होता है सामान्य श्वसन, एक होता है सामान्य श्वसन और एक होता है असामान्य श्वसन। सामान्य श्वसन और दूसरा होता है असामान्य श्वसन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको कहा जाता है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, और सामान्य श्वसन को कह दिया जाएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन। सामान्य श्वसन को दूसरा कह दिया जाएगा असामान्य श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन और एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। सभी सजीव श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। सबसे पहले सामान्य एक नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, देखो सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। श्वास लिया, श्वास लेते हैं, श्वास को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रक्रिया हमने यहां पे क्या किया, श्वास लेना। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस होती है श्वास लेना। हमने श्वास लिया, श्वास लेते हैं क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हैं, तो दूसरा कार्य होता है श्वास छोड़ना। ठीक है, हमने कार्य किया, सबसे पहले हमने श्वास ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद हमने श्वास को क्या किया, छोड़ा। ठीक है, श्वास छोड़ने के बाद का जो तीसरा कार्य होता है, हम क्या करते हैं, कुछ सेकंड के लिए अपने आप को पॉज करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद हम क्या करते हैं, वापस श्वास लेते हैं। कैसे, हमने श्वास लिया, श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, श्वास को छोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रुकेंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और रुकेंगे। ये प्रोसेस कौन सी है, सामान्य श्वसन। अब बात किसकी आती है, असामान्य श्वसन। इसकी थोड़ा सा विपरीत। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, श्वास लेंगे, यानी कि श्वास लेना। सबसे पहला कार्य हमारा श्वास लेना। इस असामान्य श्वसन का आप यूज समझ सकते हो। नॉर्मल का श्वास लिया, छोड़ा, रुके, फिर श्वास लिया, छोड़ा और फिर रुके। असामान्य श्वसन, आप इस बात को कह सकते हो बाबा रामदेव वाला। सर बाबा रामदेव वाला कैसे, बाबा रामदेव क्या कहते हैं, श्वास लो, हमने श्वास लो, फिर बाबा रामदेव आगे कहते हैं कि अब श्वास को रोककर रखो, यानी कि उसको पॉज करो। ठीक है, फिर बाबा रामदेव क्या कहते हैं, श्वास को छोड़ो, तो हम क्या करेंगे, श्वास छोड़ना। और जैसे हम श्वास छोड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वापस श्वास ग्रहण करेंगे। ये प्रोसेस कौन सा हो गया, असामान्य श्वसन।
ठीक है। सबसे पहली चीज सामान्य श्वसन में जाना, दूसरी चीज असामान्य श्वसन, श्वास लो फिर उसको कुछ समय तक के लिए रोकर रखो जितने देर कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में श्वास को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद में श्वास को वापस क्या करते हैं, लेते हैं, रोकर रखते हैं और फिर हमें छोड़ते हैं। ये प्रोसेस हमारी हुई रेस्पिरेशन की यानी कि श्वसन की, ठीक है। यहां तक का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। इसके लिए आप मुझे बताते रहिएगा, आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपके आगे के वीडियोस मुझे किस तरीके से अपलोड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं लगातार आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियोस डालता रहूंगा। धन्यवाद।